जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार सचिवालय के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने अरिहंत पब्लिकेशन का सेट 1 से सेट 3 डाल दिया गया है, आप ज़रूर से देखें। इस चैनल पर आपको बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है, आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं? आधुनिक युग का जो मनु है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है आधुनिक युग का मनु। बात करें दोस्तों एमजी रनाडे का, तो एमजी रनाडे जो थे महाराष्ट्र के सुकरात कहा जाता है। एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार, यानी कि संविधान जब बन रहा था दोस्तों तो संवैधानिक सलाहकार के पद पर बीएन राव की नियुक्ति हुई थी। बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? लखनऊ में अपना जीवन खोने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, ये थे कौन सब? जनरल नील थे, उसके बाद मेजर जनरल हैवलॉक थे, और उसके बाद सर हेनरी लॉरेंस थे। यानी कि ये तीनों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस प्रश्न में विश्लेषण का जरूरत होगा उस प्रश्न का विश्लेषण आपको करा दिया जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों तो सुमेलित करना है। तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसे सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 से 59 का जो लेखक हैं ये कार्ल मार्क्स हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन है? तो सैयद अहमद खां हैं। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर हैं। यानी कि 1 का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सी का जो होगा वी.डी. सावरकर, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 के लेखक एस.एन. सेन थे। 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो एस.एन. सेन थे। इस तरह से हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा निर्मित 1923 में जो पार्टी गठित हुई थी दोस्तों उसका नाम स्वराज पार्टी था। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, जो कि 1923 में बना था। कब बना था दोस्तों? 1923 में बना था। बात करें गदर पार्टी की, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी, याद रखना है। अभिनव भारत संस्था की बात करें तो बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट पार्टी की बात करें दोस्तों तो इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना 1959 में राजगोपालाचारी ने की थी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला जो प्रश्न है पांचवा नंबर प्रश्न की बात करें, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया जो आंदोलन था दोस्तों, लाल कुर्ती आंदोलन था। लाल कुर्ती आंदोलन जो था खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा चलाया गया आंदोलन था। बात करें दोस्तों खिलाफत आंदोलन की, तो खिलाफत आंदोलन जो था दोस्तों उसे अली बंधु ने स्टार्ट किया था। अली बंधु में 2 भाई थे, एक थे शौकत अली, एक थे मोहम्मद अली। बात करें खिलाफत आंदोलन की तो यह 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में हुआ था। क्विट इंडिया की बात करें दोस्तों तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1942 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है? तो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ने वाले व्यक्ति के बारे में यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे सी.आर. दास। चित्तरंजन दास जी थे होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़े थे। उसके बाद एनी बेसेंट, एस.एन. सुब्रमण्यम, बी.जी. तिलक, ये तीनों होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे। बात करें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो क्रिप्स मिशन की बात करें दोस्तों तो ये जो क्रिप्स मिशन था ये मार्च 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया। कैबिनेट मिशन की बात करें तो दोस्तों ये कैबिनेट मिशन की बात करें तो
मई 1946 में कैबिनेट मिशन आया, मई 1946 में कैबिनेट मिशन आया। उसके बाद बात करें दोस्तों अन्य ऑप्शन की, तो अन्य जो ऑप्शन है यहाँ देख लेते हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करो तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। अब वेवेल ऑफर की बात करें दोस्तों तो वेवेल ऑफर जून 1945 में हुआ। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा दोस्तों, इसका सही क्रम क्या होने वाला है तो मैंने बता दिया, ACDB इसका सही क्रम हो जाएगा। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया? वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया? तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो वह हो जाएंगे कनिष्क। कनिष्क जो था जो दोस्तों कुषाणतम महानतम नेता था जो बुद्ध बन गया। कनिष्क की बात करें दोस्तों, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत स्टार्ट किया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत स्टार्ट किया था। ये अपने राजा बनने के उपलक्ष्य में स्टार्ट किए थे, जो अभी तक चल रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न की बात करें, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? यानी कि तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। तक्षशिला जो प्रसिद्ध था दोस्तों वह गंधार कला के लिए प्रसिद्ध था। तक्षशिला गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है। 10वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, ये मिलान करने वाला है। 10वां नंबर जो प्रश्न है वो मिलान करने वाला है। मनु का क्या हो जाएगा? अल्लासनी पोदना। मनु चरित्र के लेखक अल्लासनी पोदना था। पराजित अपहरण, पराजित अपहरण के जो ये लेखक थे वो थे नंदी तमनिया। पांडुरंग महात्मा के लेखक कौन है? तेनाली रामकृष्णन हैं। अमुक्त मल्यद के लेखक कृष्णदेव राय हैं। यही कृष्णदेव राय जो हैं दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो ये 10 का जो सही आंसर हो जाएगा, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। ठीक है दोस्तों, तो एक बार रोक कर आप जरूर देख लें। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 11वां नंबर जो प्रश्न है, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध यानी कि 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो 11 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला है दोस्तों, 11 का जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय संसद सीजर फ्रेडरिक द्वारा तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य भ्रमण किया गया और राज्य के नगर के विनिष्ट वैभव की टिप्पणी की गई। 12वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था उसके बारे में प्रश्न है। तो संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। बात करें भारतीय संविधान की तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को जो है दोस्तों वह पूरी तरह लागू कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 13वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। संविधान की जो प्रस्तावना स्टार्ट होती है वह क्या है? हम भारत के लोग भारत को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वें नंबर प्रश्न की बात करें, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, इसके बारे में पूछ रहा है। कोई वित्त बिल जो होगा दोस्तों वह कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? तो केवल लोकसभा में। वित्त बिल जो होता है दोस्तों केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी कि धन विधेयक केवल लोकसभा में सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 110 के तहत होता है। चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। 15वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15वां नंबर जो प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। यह भाग 3 में आता है। बात करें कुल मौलिक अधिकार जो हैं 6 हैं। कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। 16वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों देख लेते हैं। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किसका विषय है? तो पंचायती राज जो विषय है दोस्तों ये हो जाएगा राज्य सूची का। पंचायती राज किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। बात करें समवर्ती सूची में, संघ सूची में, यानी केंद्र की सूची को संघ सूची कहते हैं दोस्तों। केंद्र सूची में 100 विषय हैं। केंद्र सूची में कितने विषय हैं? तो केंद्र सूची में 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में 61 विषय हैं। राज्य सूची में 52 विषय हैं। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि संघ सूची में 100 विषय हैं, समवर्ती सूची में 61 विषय हैं और राज्य सूची में 52 विषय हैं, और हमें इसे याद रखना है। 17वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनर्वालोकन का जो अर्थ है दोस्तों यहाँ पर बतलाया गया है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित करना। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित करना न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ है। न्यायिक पुनर्वालोकन का जो अर्थ है दोस्तों
सॉरी दोस्तों, न्याय पुनर्वलोकन का अर्थ है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित करना, ये सही हो जाएगा। चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। 18वां नंबर जो प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्जित है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श जो वर्जित हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य का संबंध है। केंद्र राज्य का संबंध जो है दोस्तों 7वीं अनुसूची में है। संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और शब्द लिया गया है अमेरिका से। चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना किसकी प्राथमिकता देती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार बढ़ाने की प्राथमिकता देता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी कृषि पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी, यानी कि उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। 20वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो दोस्तों ये लगाया गया था सिंदरी में। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में 1951 में लगाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 21वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन जो करता है केंद्र संज्ञा के संगठन यानी कि CSO करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्र संख्याएं की संगठन करता है। बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, यह भी याद रखना है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत होता है। बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग 1 जनवरी 2015 के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। 22वां नंबर जो प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन करता है। तो पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप से जो स्वीकृति करता है दोस्तों वह कौन हो जाएंगे, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन करता है। बात करें 6 अप्रैल 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। 6 अप्रैल 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। 23वें नंबर प्रश्न की बात करें, जीवन बीमा निगम का उदाहरण है। तो जीवन बीमा निगम क्या है दोस्तों, तो जीवन बीमा जो निगम है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो निवेश बैंक। जीवन बीमा निगम क्या हो जाएगा, निवेश बैंक। जीवन बीमा निगम का मतलब है LIC। LIC की जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। LIC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1956 में हुई थी। चलते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। 24वां नंबर प्रश्न का आता है, पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं। तो पटना कलम शैली से संबंधित जो चित्रकार थे हुलाल दास थे, जयराम दास थे, शिवदयाल, ईश्वरी प्रसाद, यानी कि सभी का सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 25वें नंबर प्रश्न की बात करें, मधुबनी चित्रकला का संबंध कहाँ से है, तो मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार से है। 26वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है। तो बिहार राज्य की जो भू आकृति है दोस्तों आयताकार है। बिहार राज्य की जो भू आकृति है कैसा है, तो बिहार राज्य की भू आकृति आयताकार है। बात करें बिहार जो है भू अवशिष्ट राज्य है, यानी कि चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। 27वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद गया हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर में पश्चिमी चंपारण, 2 नंबर में गया हो जाएगा, 3 नंबर में पूर्वी चंपारण हो जाएगा। तो ये क्रम हमें याद रखना है। तो यहाँ जो पूछ रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां नंबर प्रश्न की बात करें, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई। तो बिहार के 18 जिलों को काटकर दोस्तों झारखंड की स्थापना की गई 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना बिहार के 18 जिलों को काटकर किया गया। चलते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास का अगर PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 29वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन समूह अत्यंत बाढ़ प्रवण जिलों को दर्शाता है। तो अत्यंत बाढ़ प्रवण जिलों को कौन सा समूह दर्शाता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये कौन सा हो जाएगा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया। सहरसा, सुपौल, खगड़िया जो कि बिहार के उत्तरी भाग में आता है दोस्तों। बिहार के बीचों बीच गंगा नदी प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, जो कि बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी भाग जो है दोस्तों बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सहरसा, सुपौल और खगड़िया।
चलते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। अक्षांश विस्तार के आधार पर बिहार, अक्षांश विस्तार के आधार पर जो बिहार की स्थिति है दोस्तों, उपोष्ण जलवायु की स्थित प्रदेश, उपोष्ण जलवायु का स्थित प्रदेश है। चलते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। 31वां नंबर जो प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है दोस्तों वह कितना हो जाएगा, तो सूर्य के तो ये हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा, सॉरी दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 74%। कितना हो जाएगा 74%। 32वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 32वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण जो होता है दोस्तों ये हो जाएगा अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होगा। 32 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण की बात करें दोस्तों, तो चंद्र ग्रहण कब होगा, तो चंद्र ग्रहण कब होगा दोस्तों, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। 33वां नंबर जो प्रश्न है, विश्व में कितने प्रतिशत धरातल पर पानी है, तो लगभग 71% भाग पर जो है विश्व में पानी है। चलते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। 35वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, तो भारत का जो प्रमाणिक समय है दोस्तों इलाहाबाद के नैनी से निश्चित किया जाता है। भारत का जो प्रमाणिक समय है दोस्तों इलाहाबाद के नैनी से किया जाता है। भारत का जो ये टाइम जोन है दोस्तों इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। और भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जो सही वे में क्रम है दोस्तों ये भी कभी बार पूछ लिया जाता है। तो पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां नंबर प्रश्न में बात करें, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एकांगुआ है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है दोस्तों, तो सर्वोच्च चोटी एकांगुआ है। और एंडीज पर्वतमाला जो पड़ता है दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पड़ता है, तो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। बात करें दोस्तों सर्वाधिक रबर की खेती कहाँ होती है, तो सर्वाधिक जो रबर की खेती होती है अमेजन तथा जैर बेसिन में। अमेजन तथा जैर बेसिन में सर्वाधिक रबर की खेती होती है। चलते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। 38वां नंबर जो प्रश्न है, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। चलते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध रखते हैं, तो वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर से भाग लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता है दोस्तों ये सौरभ घोषाल ने जीता है। 41वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, ये देखें दोस्तों ये दोनों करंट का प्रश्न है, तो करंट का जो 2021 का ही डाल दिया गया है गलती से। चलते हैं 42वें नंबर प्रश्न डायरेक्ट देखते हैं। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में है, तो श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या सब है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये केरल में है। श्रम संग्रहालय कहाँ है, केरल में है। 43वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो ये भी करंट का प्रश्न 2021 का ही आ गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी करंट का जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर का ही दे दिया गया है, ठीक है। तो उसको छोड़ के कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा दोस्तों ये चंडीगढ़ हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 45वें नंबर प्रश्न की बात करें, हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए किया है। सुनंदनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या है। चलते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। 46वां नंबर जो प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला पूरे भारत में अव्वल हो गया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला अव्वल जो हो गया है वह हो गया है नवादा जिला। कौन सा जिला? नवादा जिला। 47वें नंबर प्रश्न की बात करें, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए हैं? नॉकडाउन और नॉकआउट जो खेल जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। नॉकडाउन और नॉकआउट खेल जो हैं, शब्द जो हैं, ये जुड़े हुए हैं बॉक्सिंग खेल से जुड़े हुए हैं। बात करें 48वें नंबर प्रश्न की दोस्तों, हिट रेफरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रेफरेंस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे सत्या नडेला। सत्या नडेला की बात करें दोस्तों, ये हिट रेफरेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 49वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था? तो ये जो 49 का सही आंसर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों, 49 का सही आंसर हो जाएगा 1978 में। कब? 1978 में। 50वें नंबर प्रश्न की बात करें, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिहार से। किससे? बिहार से। तो चलिए दोस्तों, और गणित का है दोस्तों, तो विज्ञान और गणित में पहला जो प्रश्न है, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो टूथपेस्ट बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो गेलेना यानी कि शीशा का प्रयोग नहीं किया जाता है। 52वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, अभी साइंस का जो है स्टार्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो साइंस को देखते हैं। दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में थ्रस्ट को किससे विभाजित करते हैं? तो द्रव में किससे विभाजित करेंगे दोस्तों? तो क्षेत्र से विभाजित करेंगे। 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये सूची वाला ही है प्रश्न, सूची 1 और सूची 2। तो वाट जो है किसका मात्रक है ये पूछ रहा है। शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। और नॉक्टिकल मील जो है, नॉट जो है दोस्तों, इसका देख लेते हैं। नॉक्टिकल मील 900 चालकों की दूरी कह सकते हैं इसको। चलते हैं 54वें नंबर की प्रश्न की ओर। 54वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नॉक्टिकल मील जो हो गया वो प्रश्न हो गया। शक्ति का वाट हो गया दोस्तों। समुद्री जहाज़ की गति का जो पता लगाते हैं समुद्री जहाज़, फैथोमीटर की गहराई, ये हो गया प्रश्न, ठीक है। चलते हैं 54वें नंबर प्रश्न की ओर। 54वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो फैथोमीटर का जो प्रयोग है दोस्तों, ये नापने के लिए किया जाता है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई फैथोमीटर से मापा जाता है। चलते हैं 55वें नंबर प्रश्न की ओर। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। बात करें 56वें नंबर प्रश्न की। 56वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान जो है सेल्सियस पर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात करें 57वें नंबर प्रश्न की। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या हो जाएगा? वह पृथ्वी पर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। चलते हैं 58वें नंबर प्रश्न की ओर। 58वां नंबर जो प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराई जाए तो कौन पहले गिरेगा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहले जो गिरेगा दोस्तों, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगा। पृथ्वी पर दोनों हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगे। चलते हैं 59वें नंबर प्रश्न की ओर। 59वां नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो अधिक विद्युत चालकता वाली जो धातु है दोस्तों, वह कौन सी हो जाएगी? चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता किसकी होती है? तो चांदी की होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। नाभिक के विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? तो नाभिक के विखंडन के रूप में ऊर्जा जो निकलती है वो निकलती है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। 61वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सीसा और टीन का, यानी कि टीन और लेड का मिश्रण है सोल्डर। सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण है।
कभी कभी पीतल पूछ लेता है, तो पीतल तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। चलते हैं दोस्तों 62वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। इनमें से कौन सी परमाणु वाली अकड़ी गैस है? तो परमाणु वाली जो अकड़ी गैस है दोस्तों वह कौन सी हो जाएगी? नियॉन। नियॉन एक अकड़ी गैस है दोस्तों, और यहाँ पूछ रहा है परमाणु वाली अकड़ी गैस, तो नियॉन हो जाएगा। 63वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारी जल में क्या होता है? तो भारी जल क्या है दोस्तों? तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। भारी जल जो है वह क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 64वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 64वां नंबर जो प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक में भिन्नता का कारण क्या होता है? किसी तत्व के समस्थानिक में भिन्नता का कारण न्यूट्रॉन होता है। किसी तत्व के समस्थानिक में भिन्नता का कारण न्यूट्रॉन होता है। चलते हैं 65वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। 66वें नंबर प्रश्न की बात करें, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। चलते हैं 67वें नंबर प्रश्न की ओर। 67वां नंबर जो प्रश्न है, जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती देखी जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है दोस्तों है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम, यानी कि जल में जो घुली ऑक्सीजन की मात्रा है वायु में घुली ऑक्सीजन मात्रा से कम है, यही कारण है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का डी नंबर ऑप्शन। चलते हैं 68वें नंबर प्रश्न की ओर। 68वां नंबर जो प्रश्न है, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो जंतुओं में वह कौन सा अंग होता है दोस्तों? तो यकृत। यकृत है जो है दोस्तों वह कोलेस्ट्रॉल को वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। चलते हैं 69वें नंबर प्रश्न की ओर। 69वां नंबर जो प्रश्न है, कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? तो कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी जो है बहुल केंद्रीय युक्त स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूण पोष है। बहुल केंद्रीय युक्त स्वतंत्र केंद्रीय के भ्रूण पोष है। कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं 70वें नंबर प्रश्न की ओर। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण जो है दोस्तों वह किससे बनता है? तो ये भू अविष्टित घटकों से, जैवीय घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी से। पर्यावरण जो बनता है जैव तथा अजैव घटकों से और भू आकृतिक घटकों से, यानी कि ऑप्शन का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही 70 का। चलते हैं 71वें नंबर प्रश्न की ओर। 71वां नंबर जो प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो जीवन की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों वो हैं ओपेरिन। ओपेरिन लेखक जो हैं जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक हैं। 72वें नंबर प्रश्न की बात करें, विषाणु होते हैं तो विषाणु क्या होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। विषाणु होते हैं पूर्ण परिजीवी। विषाणु क्या होते हैं दोस्तों? तो विषाणु होते हैं पूर्ण परिजीवी। 73वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 73वां नंबर जो प्रश्न है, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख होते हैं दोस्तों। ये प्रश्न जो है इसका हो जाएगा समरूप। चमगादड़ और टिड्डे एवं कबूतर के जो पंख होते हैं वो समरूप होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं। चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के जो पंख होते हैं एक समान होते हैं। चलते हैं 74वें नंबर प्रश्न की ओर। 74वां नंबर जो प्रश्न है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे क्या कहते हैं? वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट जो जीव होते हैं दोस्तों वो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। बिहार सचिवालय के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 का आज का जीके और साइंस से 75वां नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं दोस्तों। 75वां नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट पाचन की अंतिम उत्पाद है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन का अंतिम उत्पाद है मोनोसेक्राइड के उत्पादन के लिए। मोनोसेक्राइड के उत्पादन के लिए कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए अंतिम उत्पाद का कार्य करता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा अरिहंत पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का सेट नंबर 4। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 3 अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ क्लास नहीं होता है दोस्तों, एक एक प्रश्न का विश्लेषण भी कराया जाता है। जो सब प्रश्न का विश्लेषण किया जाता है वो
प्रश्न जो है काफ़ी डिमांडेड होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस क्लास का अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मास्टर जी इन्फो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा प्यार दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।